हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर टाउन और मैं हूं सूरज सिंह कुशवाहा। आज मेरे प्यारे दोस्तों, हम करने जा रहे हैं गणित पेडागोजी या मैथमेटिक्स पेडागोजी। इसी को हम कहते हैं लॉजिकल पेडागोजी। चूँकि मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर जो सीटेट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है मैथ की, वो ज़्यादातर आती है वो एनसीएफ और नेशनल फोकस ग्रुप से आती है। ठीक है, यदि आपको मैथ पेडागोजी में 15/15 लाना है और पेडागोजी को समझना सीखना है तो आपको सबसे पहले एनसीएफ और नेशनल फोकस ग्रुप पढ़ने चाहिए, और इसी से ज़्यादातर पेपर आ जाता है और इसी से आपकी थॉट प्रोसेस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले पढ़ते हैं हम गणित शिक्षा के उद्देश्य। स्कूल में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? सरल शब्दों में एक मुख्य लक्ष्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हम बच्चे को रटाएं नहीं, बच्चे को मेमोराइजेशन ना कराएं, ना बच्चे को कोई पैटर्न या एक तरह से एल्गोरिथम रटवाएं। एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है? एल्गोरिथम का अर्थ होता है कि हमने एक स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ बता दी, अब बच्चों को हम बार बार प्रैक्टिस करवा के उस एल्गोरिथम को याद करवा देते हैं और हम कहते हैं कि बच्चे को गणित आ गया। चूँकि एनसीएफ 2005 या नेशनल फोकस ग्रुप जो बने हैं, नेशनल फोकस ग्रुप है, वो इस बात की बात नहीं करता है। यह रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है कि बच्चा खुद अपने लॉजिकल तरीके से गणित को समझे और अपनी विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम थॉट प्रोसेस ऑफ मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस। तो हमें जो है मैथमेटाइजेशन करने की ज़रूरत है बच्चे की थॉट प्रोसेस की। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बच्चा लॉजिकल तरीके से सोचे, लॉजिकल तरीके से समझे और लॉजिकल तरीके से एक दूसरे से संबंध है जोड़ पाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई बात की नहीं? इसके अलावा जॉर्ज पॉलिया के अनुसार हम स्कूली शिक्षा के 2 तरह के उद्देश्यों के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर जो एक बहुत महान गणितज्ञ हैं जॉर्ज पॉलिया के अनुसार यह गणित के 2 उद्देश्य बताते हैं। क्या बताते हैं? 2 उद्देश्य बताते हैं। पहला है संकीर्ण उद्देश्य, इसे कहते हैं नैरो एम। इसे क्या कहते हैं? नैरो एम। तो नैरो एम के अंतर्गत ये रखते हैं रोजगार योग्य ऐसे वस्तुओं का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। और दूसरा है ऊंचा उद्देश्य, इसे कहते हैं हायर एम। इसे क्या कहते हैं? हायर एम। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है पहला जो रखा गया है उद्देश्य, जो संकीर्ण उद्देश्य नैरो एम है, उसका अर्थ है कि हम रोजगार योग्य ऐसे वस्तुओं का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। लेकिन जो मैथमेटिक्स का जो दूसरा एम है या जो सेकंड एम है या जो हायर एम है, वो है बढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। आंतरिक संसाधन का अर्थ है कि बच्चे के अंदर उपस्थित जो मन मस्तिष्क है उसके अंदर का विकास करना, उसका गणितीकरण करना, उसका लॉजिकल डेवलपमेंट करना या उसका जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट करना, मतलब वैज्ञानिक विकास करना। ठीक है, स्कूली गणित के परिप्रेक्ष्य में पहला उद्देश्य विशिष्टतः संख्यात्मकता से संबंधित है। आपने देखा होगा कि हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं हम स्कूल में? क्या करते हैं? यही तो करते हैं कि बच्चे को जोड़ घटाना संक्रियाएं सिखाते हैं, है ना, ऑपरेशन सिखाते हैं, गणित की जो है लैंग्वेज सिखाते हैं। तो ये है जो संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जो हम पढ़ाते हैं ये संकीर्ण उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने सवाल करवा दिए, है ना, कोई टॉपिक जो है करवा दिया, संक्रियाएँ करा दी, तो ये क्या इसके अंतर्गत है? जो नैरो एम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और प्राथमिक स्कूल अंक और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात सिखाते हैं। ये सभी संख्यात्मकता के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो नैरो एम के अंतर्गत क्या आती है? संख्यात्मकता आती है। मतलब हम संख्यात्मकता जो सिखाते हैं ना अपने स्कूलों में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कुल मिला के जो है नैरो एम। क्या कहते हैं? नैरो एम बोलते हैं। ठीक है, परंतु ये उद्देश्य क्या है? बच्चे के आंतरिक संसाधनों के विकास में जो भूमिका गणित निभा सकता है वह है सोच या चिंतन का विकास करना। तो वही बात है कि हम क्या करें? इनर सोर्स को बच्चे के डेवलप करें और मैथमेटाइजेशन करें उसकी थिंकिंग का। ठीक है, उसकी थिंकिंग का मैथमेटाइजेशन किया जाए। गणितीय उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने में पूर्वानुमानों पर कार्य करना मुख्य है। सोचने के कई तरीके हैं और जिस तरह की योग्यता कोई गणित में सीखता है वह है अमूर्त विचारों के साथ काम करना। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैथमेटिक्स है या गणित है वह जो है अमूर्त विषय है। क्या है? अमूर्त विषय। अमूर्त क्या होता है
कि ऐसी विषय वस्तु जिसे हम क्या करें, हम अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं, इंद्रियों के द्वारा उसको क्या कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल उसको क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं अमूर्त विचार। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अमूर्त विचार। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गणित कार्य करने की विधियाँ देता है। गणित क्या करता है, कोई भी कार्य करने की क्या देता है, विधियाँ, मेथड्स देता है। गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है और ज़्यादा सामान्य रूप में समस्या समाधान के लिए सही अभिवृत्ति और सभी प्रकार की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की योग्यता देता है। ठीक है दोस्तों, अब यह ऐसी पाठचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। महत्वाकांक्षी का इस अर्थ में हो कि यह मात्र संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के बजाय ऊपर उल्लेखित ऊंचे मन हायर एम को भी प्राप्त कर सके। महत्वाकांक्षी का अर्थ है यहाँ पर कि केवल और केवल हम जो नैरो एम है उनका ही विकास ना करें, बल्कि जो हायर एम है, क्या है, जो हायर एम है उनको भी विकास करें। तो यानी कि हम महत्वाकांक्षी गणित सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, महत्वाकांक्षी या जो है एम्बिशियस मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं। ठीक है, यह सुसंगत इस अर्थ में होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल जो कि अंकगणित, बीजगणित या ज्यामिति में, अंकगणित माने क्या, अर्थमेटिक, बीजगणित माने अलजेब्रा, ज्यामिति माने ज्योमेट्री में उपलब्ध हैं, संयुक्त रूप से बच्चे को हाई स्कूल में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता दे सकें। यानी कि हम गणित के द्वारा इस प्रकार से जो है उनके अंदर थिंकिंग का विकास, लॉजिकल थिंकिंग का विकास करें, इसका जो है जिसके कारण इसका ज्ञान विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को भी हल करने में सहायता दे सके। यह महत्वपूर्ण इस अर्थ में होना चाहिए कि विद्यार्थी ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस करे। विद्यार्थी और शिक्षक इन समस्याओं को हल करने में अपने समय और ऊर्जा देना उचित समझे और गणित इसे एक गतिविधि समझे जो गणितीय रूप से लाभकर हो। ध्यान दें कि ऐसा महत्व अपने आप ही नहीं समझ आएगा। पाठचर्या की इसे आकार देने में सहायता कर सकती है। इन सभी आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। ये कह रहा है कि जो हम स्कूल में गणित पढ़ाते हैं उसको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL मेथड पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हम बच्चों को जो भी सिखाएं वो एक्टिविटी पर आधारित सिखाएं। जैसे यदि आप बच्चों को ज्योमेट्रिक ट्रायंगल सिखा रहे हैं तो आप बच्चों को एक क्या करें, वहाँ आसपास लकड़ियाँ उपलब्ध होंगी, कांटे उपलब्ध होंगे या ऐसी कोई भी वस्तुएं जो आसपास उपलब्ध हैं उनके द्वारा जो है क्या करें, ज़मीन पर ट्रायंगल्स बनवाएं, उन्हें एंगल का मतलब समझाएं और जो है एक तरीके से उनका जो है एक्टिविटी के द्वारा प्रत्येक चीज़ को समझाएं, एक्टिविटी करवाएं। ठीक है, भारतीय संदर्भ में जो एक और मुख्य चिंता है जिसका प्रभाव स्कूली शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर है वह है स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूली एजुकेशन, या इसको कहते हैं हम एकेडमिक एजुकेशन। ठीक है, पाठचर्या पर चर्चा में इसका अर्थ क्या होता है, स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है स्कूली शिक्षा प्रत्येक जन तक पहुँचे, प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे, है ना, क्योंकि हमारा देश बहुत ही जो है विशाल भूगोल रखता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि कई ऐसी जो है दूर दराज इलाके हैं जहाँ तक स्कूली शिक्षा को पहुँचाना एक तरीके से दुर्गम होता है। तो सबसे पहला जो काम है वो एक चिंता की बात ये व्यक्त कर रहे हैं कि सभी तक जो है स्कूली शिक्षा पहुँचे। सार्वभौमिकरण का होता है सभी तक। पाठचर्या पर चर्चा में उसके दो महत्वपूर्ण बिंदु निहितार्थ हैं, विशेषकर गणित में पहला है स्कूली शिक्षा विधिक अधिकार है। तो कैसा है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। किसमें दिया गया ये अधिकार, तो RTE एक्ट 2009 में स्कूली शिक्षा को क्या विधिक अधिकार बना दिया गया है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। और अध्ययन में गणित एक अनिवार्य विषय है और इसी के अंतर्गत क्या गणित एक विषय आता है, इसलिए अच्छी गणित शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार गणित जो है पेडागोजी पूछा गया है कि जो है गणित का अनिवार्य विषय है और क्या अच्छी गणित शिक्षा हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। भारतीय परिस्थितियों में जहाँ कुछ ही बच्चों की पहुँच महंगे सामानों तक होती है, हम चाहते हैं गणित शिक्षा सभी बहन कर सके, बहन माने सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें, है ना, और साथ ही यह आनंददायक हो। इसका आशय है कि गणित शिक्षा बच्चे की जीवंत वास्तविकताओं में स्थित हो और
व्यवस्था बच्चे के बजाय विषय को ज़्यादा अहमियत ना दे बल्कि उसका उल्टा करे। व्यवस्था माने स्कूल या उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या करें, व्यवस्था बच्चे के बजाय विषय को ज़्यादा अहमियत ना दें, ठीक है, बल्कि उसका उल्टा करें, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि हम व्यवस्था बदलें बच्चे के अनुसार, माने विषय के अनुसार बच्चे को ना बदलें, तो बच्चे के अनुसार विषय को हम फैसिलिटेट करें कि बच्चे जिस प्रकार सोचता है समझता है, जिस प्रकार से उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसके अनुसार हम बच्चे को गणित की शिक्षा उपलब्ध कराएं। दूसरा, इस देश में जहां प्रारंभिक चरण में आधे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, गणित की पाठचर्या केवल उच्चतर माध्यमिक और विद्यालयी शिक्षा की तैयारी के लिए निर्मित नहीं होनी चाहिए। यदि हम अगले इस दशक में अपने अभीष्ट सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी हमारे पास कक्षा 8वीं के बाद स्कूली व्यवस्था को छोड़ने वाले बच्चों का एक बड़ा अनुपात होगा। अतः यह पूछना उचित होगा कि ऐसे बच्चों को बाद में अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए 8 वर्षों की गणित शिक्षा क्या देती है। यानी कि ये जो गणित शिक्षा के एक तरीके से उस मूल्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि जो 1 से लेकर 8 तक आपने जो गणित शिक्षा दी, यदि बाद में यदि बच्चा ड्रॉप आउट हो गया कक्षा 9 से, तो फिर इसका क्या उद्देश्य रह गया। जीवन कौशल और जीविका से स्कूली शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा के संबंध के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यह निश्चित रूप से सच है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए गए कई कौशल दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, तथापि पीछे बताए गए उच्च लक्ष्यों पर विचार करते हुए पाठचर्या के पुनः उन्मुखीकरण रीओरिएंटेशन से बच्चों द्वारा स्कूली समय का बेहतर उपयोग होगा, इस रूप में कि यह बच्चों में समस्या समाधान और विश्लेषण कौशल निर्मित करेगा। क्या कह रहे हैं कि हम बच्चे क्या करें, रीओरिएंटेशन करें जो है पाठचर्या का कैरिकुलम का, जिससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल का निर्माण हो और उन्हें जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने के लिए तैयार करेगी। पाठचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षा के स्थान के बारे में हमारा चिंतन इन जुड़वा सरोकारों पर आधारित है। 1. प्रत्येक छात्र के मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकती है, और दूसरा कि यह है कि उसकी आंतरिक शक्तियों को किस प्रकार मजबूत कर सकती है। तो हमारे दो एक तरीके से इनके क्या सरोकार बताए हैं कि किस प्रकार से हम प्रत्येक छात्र के मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकती है, और दूसरा कि यह उसकी आंतरिक शक्तियों को किस प्रकार मजबूत कर सकती है। स्कूल में हम गणित शिक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण समझाते हैं, विचारणीय मुख्य क्षेत्रों को वर्णित करने का प्रयास करते हैं और इन जुड़वा परिप्रेक्ष्यों पर आधारित सरोकारों को संबोधित करने हेतु सिफारिशें करते हैं। हमारे बहुत से विचार NCTM संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू जर्सी मैथमेटिक्स कोलिशन हमारे यहाँ से जो है इन्होंने क्या जो है ये विचार लिए हैं, ये सब इन्होंने एक तरीके से ब्यौरा दिया है कि हमने कहाँ से ये सारे जो विचार हम दे रहे हैं इसमें वो उठाए हैं। ठीक है, आधारित है कि गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन छूट गए थे तो मैं बता देता हूँ यहाँ से एक दृष्टि कथन। ठीक है, यहाँ से अपन ले लेते हैं। हमारी दृष्टि में स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होता है जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। सबसे पहला हमारा नियम होना चाहिए कि बच्चों को इस प्रकार से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए या फैसिलिटेट किया जाए कि बच्चे गणित में क्या करें, आनंद की अनुभूति करें, आनंद लें। क्या करें, आनंद लें या गणित या आनंद की अनुभूति करें। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे समझ सकते हैं हम, कैसे समझ सकते हैं, यानी कि इन आवर विजन स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर क्या पहला पॉइंट मैंने पढ़ा था हिंदी में, क्या पढ़ा था, चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। ठीक है, माने बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि जो कि इस आधार वाक्य पर आधारित है कि गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद लिया जा सकता है, और इसलिए इस प्रकार का स्वाद पैदा करने के लिए स्कूल उचित जगह है। दूसरी तरफ गणित के प्रति भय उत्पन्न करना या इसे दूर ना करना बच्चों को जीवन की एक अहम और ज़रूरी योग्यता से वंचित कर सकता है। तो इन्होंने देखो स्कूलों में रिसर्च की, इन्होंने ये देखा कि हमारे इंडिया में गणित एक बोरिंग विषय है, यानी कि टीचर एक बोरिंग विषय की तरह पढ़ाता है। समझ में? तो मैंने इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उसमें आनंद ले,
उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर गणित ना सीख पाने का भय भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या करें, इसे हम दूर करें और साथ साथ इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चे के अंदर भय पैदा ना हो पाए। ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। क्या करें, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। गणित को सूत्रों और यांत्रिक क्रियाओं तक सीमित रखना बहुत नुकसान पहुंचाता है। गणित को सूत्रों क्या करते हैं हम कई बार कि सूत्र लिखवा दिए, उसको रटवा दिया और बस बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे उदाहरणों को इन सूत्रों में रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यह चीज़ जो है यहाँ तक कि प्रकार आप सीमित रखते हैं बच्चों को, तो बहुत अधिक नुकसान पहुँचाता है। आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग 2005, 10 या 11, 12 के पढ़े हैं या 15 के अभी तक, यही तो चल रहा है हमारे स्कूलों में, यही दौर आज जो है हम इसी व्यवस्था से निकले हुए हैं। इसलिए हमारा जो है आज तक इतने अच्छे से गणितीय दिमाग का जो है लॉजिकल डेवलपमेंट या जो है तार्किक विकास नहीं हो पाया है। किसी भारतीय तकनीक का कहाँ तथा कैसे उपयोग करना है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि उस तकनीक को याद रखना। यानी कि पता किस पर ध्यान दे, एप्लीकेशन पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आपको याद है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई चीज़ आपको याद नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि किस सिचुएशन में इस चीज़ का उपयोग होगा, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि किसी पुस्तक का उपयोग करके आसानी से किया जा सकता है। जैसे मान के चलो आपको कुछ याद नहीं है तो उस याद के लिए आप एक पुस्तक ले सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का यूज कहाँ होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात की नहीं। जैसे मान के चलो आपने बच्चों को CI और SI का फॉर्मूला सिखा दिया, अब बच्चे को लेकिन उसका यूज करना नहीं आता। कैसे, जैसे उसके पापा ने कहा कि बेटा मैं जो है मैंने अपने दोस्त से 10,000 रुपये लिए 2% के साधारण ब्याज से, ठीक है, तो कितना ब्याज बना। अब इसको वो अप्लाई करना सीखे। क्या करे, अप्लाई करना सीखे कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे, और जब जो है साधारण ब्याज होगा तो किस प्रकार से। यदि सूत्र भी आते तो सूत्र तो निकाल सकता है, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, तो किताबों से भी निकाल सकता है, और जो है ऑनलाइन से भी, अब तो गूगल से भी निकाल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ को आप मेमोराइजेशन से बेहतर तरीका है कि आपका उसका एप्लीकेशन, उसका उपयोग करना उसको बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में, स्कूल को ऐसी समझ पैदा करने की ज़रूरत है। तो आपको समझ में हो गई। दूसरा क्या, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि पहला अपन ने पढ़ा कि बच्चा जो है गणित सीखने में आनंद ले। दूसरा पढ़ा अपन ने बच्चा भयमुक्त वातावरण में पढ़े और बच्चे के अंदर गणित का भय ना हो। तीसरा पढ़ा बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। महत्वपूर्ण गणित माने उनका उपयोगी गणित जो वो लगातार जीवन में उपयोग ला रहे हैं उसको सीखें। ठीक है, बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि इसके बारे में वे बात करें, संप्रेषण करें, आपस में चर्चा करें और उस पर मिलकर कार्य करें। गणित को बच्चे के जीवन अनुभवों का एक अंश बनाना सबसे अच्छी गणित शिक्षा है। यदि आप इतने अच्छे टीचर हो कि गणित को किसी बच्चे के जीवन का अंश और हमेशा वह जो है बना देते हो, बड़ी रुचिपूर्ण तरीके से देखता है गणित को, तो समझ लेना कि आपने उसको गणित जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही जो है अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, बच्चे अर्थपूर्ण गणितीय समस्याएं प्रस्तुत तथा हल करें। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति था, तो उसने उसका जो है बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने उसको मारा। ठीक है, तो उसकी माँ कहती है कि बच्चे को इतना मत मारो, देखो बच्चे का आधा खून जल गया। इसका अर्थ क्या है कि आधा खून जल गया माने 50% खून जल गया। यदि इतना ही और मार देंगे तो कितना % खून जल जाएगा, 100% खून जल जाएगा, यानी बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी एक क्या है, एक गणित है, ये भी एक गणित है, ये भी एक जो है। बच्चे अर्थपूर्ण गणितीय समस्याएं प्रस्तुत तथा हल कर रहे हैं। स्कूल में गणित ऐसा क्षेत्र है जो औपचारिक रूप से माने फॉर्मल तरीके से सवाल हल करने की कुशलता पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, बच्चे को एक एल्गोरिथम सिखा दिया और एक रटासा दिया मैथ, और बच्चा लगातार उसी को जो है प्रैक्टिस कर रहा है और अच्छे नंबर लेके आ जाता है। ठीक है, आ जाता है, रूप से सवाल हल करने की कुशलता पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है। यदि इसे किसी के जीवन में उपयोग में आने वाली एक योग्यता के रूप में समझें तो स्कूल में सीखी गई तकनीक और विधियों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे हम बच्चे गुणा, भाग, जोड़, घटाना सिखाते हैं, तो बच्चों को हम सिखाएं कि हम सामान्यतः जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, और जो जीवन में उपयोग होता है तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है, और वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंटेशन करके बच्चों को सिखाएं तो वो जल्दी भी सीखेगा और उसके लिए एक रुचिपूर्ण भी होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं। यदि इसे किसी के जीवन में, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक विधियों का महत्व बढ़ जाता है। गणित रुचिपूर्ण समस्या बनाने का भी एक अवसर देता है और नए संबंध निर्मित करता है।
बच्चे संबंधों को समझने, अगला है बच्चे संबंधों को समझने में, रचना को देखने में, वस्तुओं के बारे में तर्क करने में, कथनों की सत्यता तथा असत्यता पर तर्क करने में अमूर्तनों का प्रयोग करें। तार्किक चिंतन महान उपहार है जो गणित प्रदान कर सकता है, और इस प्रकार के विचार और संप्रेषण की आदतें बच्चों में विकसित करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये कह रहा है कि यदि आपको जो है अपने अंदर तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग पैदा करना है, तो जो मैथमेटिक्स है वो एक टूल के रूप में, उपकरण के रूप में कार्य करता है। यानी आपका जो है गणित आप पढ़ते हो तो आपके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग पैदा होती है, और आप जो है साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक चीज़ों को और जो है बिना किसी तर्क की चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों कि लोग बाग बड़े आसानी से है, कई जैसे वो आते हैं गांव में, जैसे गांव में देख लो या बाज़ारों में आते हैं ना, इनाम ले लो, हम 200 रुपये में आपको कपड़े दे रहे हैं और जो है 400-500 इनाम निकलेगी। आप लॉजिकल थिंकिंग लगाओ कि ये अगर ऐसा फ़ायदा होता कि 200 रुपये के कपड़े और जो उसमें इतनी की इनाम निकल रही है तो उनको तब भी फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, तो एक बात आप समझने का प्रयास करो, क्या वो बेचने आएगा? पर उसकी पेट्रोल खर्च है, उसको फ़ायदा नहीं हो, क्यों आएगा वो? तो एक लॉजिकल थिंकिंग है। क्या है? लॉजिकल थिंकिंग कि बिना प्रॉफिट के कोई काम कैसे कर सकता है ना। अगला, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे। बच्चे गणित की मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने का प्रयास करे। जैसे अंकगणित, अर्थमेटिक, ठीक है, अंकगणित या अर्थमेटिक, ठीक है, अंकगणित अर्थमेटिक होता है, ठीक है, बीजगणित, एलजेब्रा, ज्यामिति, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति जो कि स्कूली गणित के मुख्य क्षेत्र हैं, सभी अमूर्तीकरण माने एब्स्ट्रैक्शन, संरचना निर्माण और सामान्यीकरण की क्रियाविधि माने जनरलाइजेशन की क्रियाविधि प्रदान करते हैं। गणित के क्षेत्र और शक्ति के महत्व की समझ हमारी प्रवृत्तियों को अद्वितीय रूप से निखारेगी। ठीक है, शिक्षक कक्षा में हर छात्र की शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ाव की अपेक्षा रखे। ठीक है, इससे कम पर समझौता करने का मतलब होता है कि वह भविष्य में विद्यार्थियों को व्यवस्थित बिलगाव की ओर ले जाएगा। यानी कि जो है बच्चा, प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक गतिविधि में क्या करे, जोड़े, उसको इन्वॉल्व करे। ये नहीं कि कोई बच्चा नहीं ले रहा है इन्वॉल्व तो हाँ ठीक है हमें क्या करना है, नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, जितने लोग ले रहे हैं या जो बच्चे होशियार हैं, टीचर क्या करते हैं, जो बच्चे होशियार हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखता है, और जो नहीं ले रहा है हिस्सा तो उनको एक तरीके से टेबू मान ले, चलो नहीं ले रहा कोई बात नहीं है। नहीं, शिक्षक का दायित्व होता है कि शिक्षक जो है प्रत्येक एजुकेशनल एक्टिविटी में प्रत्येक बच्चे को जो क्या करवाए, पार्टिसिपेट करवाए। ठीक है, उसको इंटरेस्ट या रुचि पैदा करे और उसको क्या करे, लगातार मोटिवेट करे ताकि वह जो है शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो जो बच्चे के अंदर बिलगाव पैदा हो जाएगा, बच्चा हमेशा पे अलग थलग पड़ा रहेगा। मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सही बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना खुद में एक चुनौती है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो होशियार बच्चा है, उसको कोई चीज़ आती है, ठीक है, और एक जो कमज़ोर बच्चा है उसको वो चीज़ नहीं आती है। अब आपको सबको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। तो आप इस प्रकार से एक्टिविटी को प्लान कीजिए कि जो होशियार बच्चे के लिए एक चुनौतीपूर्ण, ठीक है, एक चुनौतीपूर्ण जो है क्या बोले टास्क दे दो, और एक जो सामान्य बच्चा है, कमज़ोर बच्चा है, उसको उसके हिसाब से टास्क मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों को क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट करा सकते हो। अध्यापकों को साधन और संसाधनों को प्रदान करना शिक्षण तंत्र की सेहत के लिए आवश्यक है। तो अध्यापकों को साधन और संसाधन दोनों ही को प्रदान करना शिक्षण तंत्र जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो है सेहत के लिए आवश्यक है। यह दृष्टि या विजन हमारे देश में स्कूली शिक्षा को प्रभावित करने वाली केंद्रीय समस्याओं के निदान पर आधारित है। यह सारी इस सोच पर आधारित है कि क्या किया जा सकता है तथा क्या किया जाना चाहिए। इसके पूर्व की हम विजन या दृष्टि प्रस्तुत करें, गणित पाठचर्या के ढांचों के इतिहास पर एक सरसरी नज़र डाल लेना युक्तिसंगत होगा। ठीक है, न्याय संगत, युक्तिसंगत होगा। एक संक्षिप्त इतिहास। तो शब्दोत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से कैरिकुलम या पाठचर्या शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। मेरे प्यारे दोस्तों, यह 2011 जो MP टेट हुआ था ना PRT का 2011 में, इसमें पूछ लिया गया था कि जो है कैरिकुलम जो है लैटिन भाषा क्यूरियर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तो दौड़ का मैदान। तो जो आया था कि कब आया था ये 2011 MP टेट जो है PRT प्राइमरी टीचर में। यहाँ दौड़ यानी रेस शब्द समय और मार्ग का द्योतक है। यहाँ पर जो दौड़ है वो रेस यानी कि रेस शब्द समय और मार्ग का द्योतक है। पाठचर्या को वास्तव में एक तय समय के अंदर दिए हुए पाठ्यक्रम को पूरा किए जाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अध्ययन क्षेत्र के रूप में
पाठचर्या का विकास 1890 के दशक से शुरू हुआ, यानी कि हम कैरिकुलम का निर्माण 1890 से प्रारंभ किया था इंडिया में, ठीक है। यह अलग बात है कि शिक्षा के चिंतक और विचारक सदियों से इस क्षेत्र में रुचि रखते रहे तथा खोज करते रहे। जर्मन विचारक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जो हर्बर्ट की पंचपदी पद्धति बनती है वही हर्बर्ट है ये, ठीक है, 1776 से 1841 तक को पाठचर्या क्षेत्र के विकास से जोड़कर देखा जाता है। हर्बर्ट ने अपने शिक्षण या अधिगम सिद्धांतों में विषय वस्तु के चयन और संगठन पर बल दिया। पाठचर्या पर केंद्रित पहली पुस्तक दी कैरिकुलम फ्रैंकलिन बॉबिट द्वारा लिखित 1918 में प्रकाशित हुई। तो दी कैरिकुलम किसने दी? फ्रैंकलिन बॉबिट की किताब है, ठीक है, जो सबसे पहली कैरिकुलम पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक 1918 प्रकाशित हुई थी। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि दी कैरिकुलम किसने दी? दी कैरिकुलम किसकी बुक है? तो फ्रैंकलिन बॉबिट। किसकी है? फ्रैंकलिन बॉबिट। आप दोस्तों क्या करना, नोट्स बनाते चलना, अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है, फोकस ग्रुप डालना, फोकस ग्रुप मैथमेटिक्स, ठीक है। तथा इसके बाद 1924 में हाउ टू मेक कैरिकुलम छपी। अमेरिका में 1926 में नेशनल सोसाइटी ऑफ द स्टडीज ऑफ एजुकेशन ने द फाउंडेशन एंड टेक्निक ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन विषय पर वार्षिक पुस्तक प्रकाशित की। इस तरह 1890 से शुरू होकर पाठचर्या विकास आंदोलन पूरी दुनिया का एक सशक्त आंदोलन बन गया। यानी कि हम प्रत्येक देश में क्या हो गया, पाठचर्या के निर्माण पर ध्यान दिया जाने लगा और पाठचर्या का निर्माण किया जाने लगा। ऐतिहासिक संदर्भ में स्कूल व्यवस्था अपेक्षाकृत एक नया शब्द है जो विगत 200 सालों में विकसित हुआ तथा वजूद में आया। इसके पहले पश्चिमी देशों में कुछ स्कूल थे जो धार्मिक संगठनों से संबद्ध थे। इन स्कूलों का मकसद था पढ़ा लिखा पुरोहित पैदा करना। गणित में रुचि पुरानी और अल्प विकसित थी। इसमें विभिन्न तरह की संख्याएं, विभिन्न आकृतियां तथा धार्मिक क्रियाकलापों की तिथियों को तय करने में मदद के लिए खगोल विज्ञान की पर्याप्त जानकारी शामिल थी। लेकिन भारत में शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप में विकसित और एक स्थापित सामाजिक प्रक्रिया थी। अंकगणित तथा खगोल विज्ञान इसके मुख्य अंग थे। धार्मिक क्रियाकलापों तथा बलियों के लिए पावन समय तय करने के लिए खगोल विज्ञान जरूरी माना जाता था। विभिन्न प्रकार के हवन कुंड तथा बलि वेदी तैयार करने के लिए ज्यामिति पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजों के आगमन के साथ शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आए। भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पश्चिमी शिक्षा पद्धति की तर्ज पर पढ़ाई शुरू की गई, जिससे अंग्रेजी शासन कामकाज सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। देखो, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम इसलिए लाए थे, हमें इसलिए एजुकेटेड किया कि हम क्लर्क बनकर उनके यहाँ उनके लिए काम कर सकें, ठीक है, ना कि इसलिए कि वो हमारा भला चाहते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन गणित में ज़्यादातर पाठचर्या का विकास पिछले 30-40 वर्षों में हुआ है। यह नई तकनीकी क्रांति की वजह से हुआ है, जिसका औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में समाज पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए आधुनिक तकनीकी की वजह से शैक्षिक उद्देश्यों पर फिर से विचार करने की जरूरत है, जिससे पाठचर्या विकास की प्रक्रिया गतिशील हो सके। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गणित स्वयं भी नई तकनीकों से प्रभावित है, क्योंकि नई तकनीकों के विकास के साथ ही नई गणितीय शाखाएं का विकास हुआ तथा समय की बर्बादी करने वाली तकनीकों का उपयोग कम हुआ। इसके अलावा प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी माने क्या होता है? टेक्नोलॉजी में होने वाले नए विकास के साथ कदम मिलाकर चलने के प्रयास में भी गणित शिक्षण प्रभावित होता है। इससे अधिक पूरे विश्व में गणित की पाठचर्या में एक भारी समानता है। इसका परिणाम यह होता है कि पाठचर्या विकसित करने वालों द्वारा किया गया कोई भी बदलाव अन्य लोगों द्वारा अपनाया या नकल किया जाता है। उदाहरण के लिए बाद में नई गणित की एक लहर चली थी। बाद में अन्य देशों की प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हुए नई गणित की लहर यहाँ भी कम हो गई। पाठ्यक्रम विकास की विभिन्न प्रवृत्तियों को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है और इसका फोकस सूचना पूर्ण सामग्री के चयन और संगठन से हटकर एक ऐसी पाठचर्या के विकास की ओर हो गया है जो जीवन को उसकी वास्तविकता में प्रकट कर सके। अर्थात ये जो क्या करे कि जो जीवन को उसकी वास्तविकता में प्रकट कर सके। इस प्रकार से हम मैथ के कैरिकुलम को फ्रेम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। वर्ष 1937 में जब गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का विचार दिया तो उनके विचारों को विस्तार देने के लिए जाकिर हुसैन कमेटी गठित की गई। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है फैक्चुअल कि वर्ष 1937 में जब गांधी जी ने बुनियादी बेसिक शिक्षा एजुकेशन है ना, या बेसिक एजुकेशन का जो विचार दिया था वर्धा कमीशन या वर्धा में दिया था 1937 में,
तो उनके विचारों को विस्तार देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था जाकिर हुसैन कमेटी गठित की गई थी। इसने सुझाव दिया था गणित का ज्ञान किसी भी पाठचर्या का आवश्यक भाग है। इन्होंने क्या कहा था कि गणित का ज्ञान किसी भी पाठचर्या का आवश्यक भाग है। प्रत्येक बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह दस्तकारी के काम या व्यक्तिगत तथा समुदाय की चिंताओं तथा क्रियाकलापों के लिए जरूरी गणनाएं खुद कर सके। सन 1952 में नियुक्त किए गए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में गणित की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 या 1968 के सुझावों को ध्यान में रखते हुए जब NCERT ने अपना करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल प्रकाशित किया, उन्होंने एक किताब एक तरीके से लॉन्च की थी, करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल प्रकाशित किया। तो उसमें इस बात पर बल दिया गया कि स्वचालन और साइबरीकरण की इस सदी के आगमन से नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के चिन्ह दिख रहे हैं। यह गणित के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए और ज़रूरी है। इसने गणित शिक्षा में खोजी दृष्टिकोण पर भी जोर दिया है कि बच्चा लगातार गणित शिक्षा के माध्यम से क्या करें, लगातार हम खोजें, लगातार डिस्कवर करें और लगातार नए तरीके से गणित को हम प्रस्तुत करें, नए तरीके से पढ़ाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा गणित को बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तार्किक रूप से बोलने के लिए प्रशिक्षित करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ये आ सकती है परिभाषा किसके अनुसार है? NP 1986 के अनुसार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा गणित के बारे में? गणित को बच्चे को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तार्किक रूप से बोलने के लिए प्रशिक्षित करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे एक विशिष्ट विषय के अलावा दूसरे विषयों के सहगामी के रूप में देखा जाना चाहिए जिनमें विश्लेषण और तर्क की जरूरत होती है। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा माने NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 का दस्तावेज भी इन भावनाओं को प्रकट करता है। 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर इसको दोबारा से इसको सुधार कर कब लाए, अमेंड करके कब लाए? 1992 में। माने 1986 की नीति है लेकिन 1992 में थोड़ा सुधार करके लाए। और जब NP 1992 बन गई तो इसके लिए इसको किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करें, क्या करिकुलम होगा, इसके लिए क्या बनाए थे अपन ने? NCF 2000 लाए। फिर आया था NCF 2005, अब आएगा NCF 2000 अभी 22 में आना था नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, लेकिन अभी आ नहीं पाया है। अब जो क्या आएगा आगे आएगा, ठीक है। इन भावनाओं को प्रकट करता है। इन उपदेशों के इतिहास के बावजूद गणित शिक्षा कुल मिलाकर वैसी ही रही है, संकीर्ण उद्देश्यों पर केंद्रित। इन सब प्रयासों के बावजूद भी जो है गणितीय जो शिक्षा रही वो जैसी जो संकीर्ण उद्देश्य थे ना, केवल बच्चों को संख्या का ज्ञान कराना, अनुपात, प्रश्न ये सब सिखा देना और जो है कैसी आंतरिक शिक्षा देना, यही आधारित रही। तो इसको सुधारने के लिए तो ला दिए जी NCF 2005 या जी नेशनल फोकस ग्रुप, ठीक है। अब गणित शिक्षण और सीखने की समस्याएं, गणित का शिक्षण और सीखने की समस्याएं माने टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड जो है प्रॉब्लम इन लर्निंग। हमारे स्कूलों में गणित शिक्षा के किसी भी विश्लेषण से कई समस्यात्मक मुद्दों की पहचान की जा सकती है। इन मुद्दों को समझने के लिए हम निम्न 4 मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें हम अपनी चिंता के मूल क्षेत्र मानते हैं। ज़्यादातर बच्चों में गणित को लेकर डर व असफलता का भाव है। ये कहा था NCF 2005 यानी कि नेशनल फोकस ग्रुप ने कि ज़्यादातर बच्चों में गणित को लेकर क्या डर व असफलता का भाव होता है। दूसरा क्या बोला? पाठचर्या जो छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही असहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश करती है। मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियाँ जो गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। अपरिष्कृत विधियाँ जो गणित यानी कि जैसे मान के चलो एक कोई विधि आपने सिखा दी हो, लगातार उसको क्या कर रहे हो, लगातार रटवा रहे हो, लगातार एक ही विधियों पे क्या कर रहे हो, बच्चे को जो है लगातार ज़्यादा क्वेश्चन करवा, तो यांत्रिकीकरण होगा ना, मशीन की टाइप काम कर रहे हो। बच्चे सोच नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सूत्र क्यों फॉलो हो रहा है और हम कैसे इसको अपनी थॉट प्रोसेस के द्वारा बिना सूत्र के कर सकते हैं, ठीक है। गणित शिक्षण में शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव, इसमें से प्रत्येक
विस्तार की आवश्यकता है क्योंकि वे पाठचर्या ढांचे को आवश्यक रूप से प्रभावित करता है। चौथी समझ है गलत शिक्षण में शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव। क्या है कि एक तो शिक्षक इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती है, इतने अच्छे शिक्षक नियुक्त नहीं होते हैं, या शिक्षकों की इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती कि वो अच्छे से गणित को समझा सके, और शिक्षक भी रटवाते हैं। शिक्षक तैयारी नहीं है बच्चों के अंदर क्या जो है एक तरीके से गणित का विकास करना, वो गणित को रटवाते हैं, रोटेट करवाते, पैरोट जो है रीडिंग कराते हैं। ठीक है, अगला भय और असफलता। ठीक है, ये भय और असफलता। यदि 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 कई अध्ययन का कोई भी विषय विस्तृत भावनात्मक टिप्पणी को आमंत्रित करता है तो वह गणित है। ये क्या करे, यदि अध्ययन का कोई भी विषय विस्तृत भावनात्मक टिप्पणी को आमंत्रित करता है तो वह गणित है। जबकि क्या, जबकि तमिल में शिक्षित कोई भी व्यक्ति खुलेआम किसी त्रिकुलर की अनभिज्ञता स्वीकार नहीं करेगा, या कम से कम बिना किसी शर्म के एहसास के तो कतई नहीं। उसी तरह किसी व्यक्ति के लिए गर्व से यह कहना कि वह कभी गणित नहीं सीख पाया बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जबकि ये वयस्क अभिवृत्तियाँ हो सकती हैं बच्चों में जो कि गणित की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य हैं, गणित को लेकर अक्सर चिंता और भय होता है। गणित की चिंता और मैथ फोबिया माने डर होता है, फोबिया माने क्या होता है, डर। तो मैथ फोबिया पदों का उपयोग लोकप्रिय साहित्यों में किया गया है। भारतीय संदर्भ में ऐसी समस्याओं के विशेष आयाम हैं। आरंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का राष्ट्रीय प्राथमिकता और प्रारंभिक शिक्षा एक वैधिक अधिकार है। इन दोनों के एक साथ होने की इस ऐतिहासिक परिस्थितियों में बच्चों को विद्यालय से विमुख करने और उनकी असहभागिता में योगदान देने और अंततः उन्हें तंत्र का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। यदि विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला कोई भी विषय इस प्रक्रिया में सार्थक भूमिका निभाता है तो गणित का भय इस सूची में अवश्य ही सबसे पहले स्थान पर रखा जाएगा। ऐसा भय असफलता के बोध से बड़े निकट से जुड़ा होता है। कक्षा 3 व 4 से अधिकांश बच्चे गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं। उच्चतर विद्यालय में जो बच्चे साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं में केवल 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं और इस कारण रोक दिए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होते हैं गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे। यह आंकड़ा कक्षा 10 तक जारी रहता है। ये क्या कह रहा है कि मतलब ये कह रहा है कि अगर जो भी बच्चे फेल होते हैं 1 या 2 विषय में, उसमें गणित जरूर होता है, वे वो गणित विषय में फेल हुए होंगे, और यह सिलसिला लगातार कक्षा 10 तक जारी रहता है। उस समय तक जब तक भारतीय राज्य विद्यार्थी को शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं देते। बोर्ड परीक्षाओं में असफलता के कारणों में गणित सबसे बड़ा कारण है। गणित स्कूल में गणित के प्रति डर की क्या वजह हैं, इस पर कई अध्ययन और विश्लेषण किए गए हैं। इनमें प्रमुख है गणित की संचयी प्रकृति। संचयी प्रकृति क्या होती है कि जिससे मान के चलो आपने एक कंसेप्ट सीखा, अगला सीखोगे तो इस पिछले वाले कंसेप्ट का भी क्या होगा, उपयोग होगा। इसे हम गणित की संचयी प्रकृति कहते हैं। जैसे यदि आपने काउंटिंग सीख ली, गिनती सीख ली, तो गिनती का उपयोग किसमें होगा, पहाड़े में। यदि आपने पहाड़े सीख ली तभी आप गुणा सीख पाएंगे, यदि आप गुणा सीख पाए तभी आप प्रॉफिट लॉस या ये सब चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है। इसी प्रकार गणित की संचयी प्रकृति होती है। समझ में, जैसे आपने यदि प्राकृत संख्या सीखी है तो ही आप होल नंबर समझ पाएंगे। यदि आप होल नंबर जानते हो तभी आप पूर्णांक संख्या समझ पाओगे, और जब आप पूर्णांक जानते हो तभी आप परिमेय संख्या समझ पाओगे और अपरिमेय संख्या समझ पाओगे। जब परिमेय और परिमेय समझते हो तभी आप क्या समझ पाओगे, बहुत अच्छे से वास्तविक संख्या समझ पाओगे। समझ में आ रही बात की। और वास्तविक और काल्पनिक संख्या समझ तभी आपको समस्त्र संख्याएं समझ में आएंगी। तो इसी वजह से माने यानी कि जो होता है कि इसमें अगर आपका एक कंसेप्ट सीख लिया तो इस पर आधारित आगे कंसेप्ट होंगे, तो पिछला ये जो सीखा है ये भी आगे काम आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आज कंसेप्ट सीखा उसको भूल जाओ, डायरेक्ट उसको पकड़ लो, अगले वाले को पकड़ लो, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से सोचो, जैसे मान के चलो अब नीचे की सीढ़ी नहीं होगी तो आप ऊपर कैसे पहुँचेंगे, तो नीचे की सीढ़ी ऊपर की सीढ़ी जुड़ी हुई है लगातार। ठीक है, कठिनाई हो तो आपको प्रतिशत भी कठिन, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, यदि आपको दशमलव में कठिनाई है तो आपको प्रतिशत भी कठिन लगेंगे, ठीक है। यदि आपको प्रतिशत कठिन लगते हैं तो आपको बीजगणित में भी कठिनाई होगी, और इस प्रकार गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगेंगे।
एक अन्य मुख्य कारण प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व। तो गणित क्या है? सिंबॉलिक है। क्या है? सिंबॉलिक। गणित में प्रतीकों की भाषा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जैसे यदि आपने दो डंडा खींच दिए बना बराबर, इसका अर्थ कुछ ही बराबर है। जैसे आपने लिख दिया P बराबर, मैंने हिंदी में नहीं एक साइन लगा दिया बराबर का और लिख दिया Q, इसका अर्थ पता क्या निकला? हिंदी में क्या लिखोगे? P Q के बराबर है। तो क्या है? सिंबलाइज्ड है पूरा मैथ, ठीक है, सिंबल फादर। जब प्रतीकों को बिना समझे प्रयुक्त किया जाता है तो एक समय के बाद कई बच्चों पर निराशा और घबराहट हावी होने लगती है और मनोविच्छेद या पार्थक्य विकसित होने लगता है। अब बच्चों को सिंबल का पता नहीं है, ठीक है, कि ये सिंबल का मतलब क्या है, और आप लगातार यूज कर रहे हो तो बच्चे क्या घबराहट होने लगी। क्यों? क्योंकि भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब इसका मतलब क्या है। ये चीज़ समझ में आ रही? भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता सामाजिक सूचकों के रूप में भी प्रकट होती है। भारतीय शिक्षा में संरचनात्मक समस्याएं वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव को भी दर्शाती हैं और इसमें योगदान भी देती हैं। प्रचलित सामाजिक प्रवृत्तियां जो लड़कियों को गणित की दृष्टि से अयोग्य मानती हैं। देखिए एक चीज़ जेंडर स्टीरियोटाइप है। क्या है ये? जेंडर स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती, ठीक है। तो ये क्या है? समाज में प्रचलन है ये सब, लेकिन ये जो साइंटिफिकली और लॉजिकली गलत है। ना तो लड़का ना ही लड़कियां, ठीक है। कोई गणित सीख सकता है, कोई भी गणित सीख सकता है, इसमें कोई भी जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होता है। केवल प्रचलन है जो कि हमारी भारतीय समाज में है, जो कि गलत है। क्या है? गलत है, वो मानती हैं। या जो सदियों से ऊंची जातियों को अभिकलनी योग्यताओं से जोड़ती रही हैं, इन असफलताओं को और अधिक गहरा करती हैं। जैसे हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि जो उच्च जाति हम कहते हैं उनका काम ही पढ़ना लिखना है, समझो ये बात कि नहीं। और जो थोड़ी निम्न जाति के लोग बाग होते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि देखो बेटा अपन को तो खेती ही करना है, वो तो फलाने हैं तो उनका काम ही पढ़ना लिखना नौकरी करना है ना। तो इसलिए तो जो है, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उच्च जाति के लोग ही पढ़ सकते हैं या लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती, लड़के गणित पढ़ सकते हैं या गणित में होशियार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह केवल और केवल जो है जातीय और जो है जेंडर स्टीरियोटाइप है। पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग में लाई गई भाषा से उत्पन्न समस्याओं को खास उल्लेख किया जाना चाहिए। देश के बच्चों के एक बहुत बड़े भाग के लिए गणित में उपयोग की गई भाषा उनकी रोज़मर्रा की भाषा से बहुत अलग होती है और मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर अप्रीतिकर होती है। यह अपने आप में बच्चों को गणित से अलग करने का मुख्य कारण बन जाती है। इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि हमारी जो गणित की पुस्तक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसमें हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं जो बच्चे की उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा से अलग होती है। और एक रीज़न यही भी होता है गणित के प्रति अरुचि और गणित को ना सीखने का, ठीक है कि नहीं। तो हमें क्या करना है? टेक्स्ट बुक को बच्चे की मातृभाषा या बच्चे की बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। यही रीज़न है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये बात कही है कि कम से कम कक्षा 8 तक प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और अलग अलग भाषाओं में हम क्या कर रहे हैं? अब टेक्स्ट बुक जो है छापेंगे, ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। अब निराशाजनक पाठ चल रहा है। अब क्या निराशाजनक पाठ है चल रहा? तो इसका अर्थ क्या है? कोई भी गणित पाठचर्या जो समझने से ज़्यादा जोर विधियों और सूत्रों के ज्ञान को देती है और चिंता तथा निराशा को बढ़ाती है। तो ऐसा कोई भी जो है, अगर आप ऐसे पाठचर्या का निर्माण कर रहे हैं कि वो एक तरीके से काय पे जो विधियां, मेथड्स और सूत्रों को याद करने पर जोर देती है, चिंता तथा निराशा को बढ़ाती है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि बच्चे याद करेंगे लगातार, उस तो माइंड पर जोर पड़ेगा, लोड होगा, ठीक है, कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा, है कि नहीं। और बच्चे क्या है लगातार चिंतित रहेंगे और निराश भी रहेंगे। स्कूली गणित की प्रचलित विधियों को देखें तो पाएंगे बच्चों का एक बड़ा भाग जल्दी ही चुपचाप हार मान लेता है। बच्चे हुए गणित में अनुत्तीर्ण होकर संतुष्ट हो जाते हैं या इसे अच्छे रूप में देखें तो निम्न स्तर बनाए रखते हुए उत्तीर्ण हो जाते हैं। जैसे मान के चलो एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, दूसरे के बहुत अच्छे नंबर नहीं है। इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न ये नहीं है कि बच्चा कमज़ोर है, इसका रीज़न है उसको पढ़ाए जाने का तरीका। वो जिस तरीके की लर्निंग स्टाइल रखता है, जिस प्रकार की अधिगम शैली रखता है, उस अधिगम शैली के अनुसार उसको पढ़ाया नहीं गया है या उसकी जो एजुकेशनल नीड्स है, शैक्षिक आवश्यकताएं, उनको पूर्ण नहीं किया गया है। और इसको सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दे रहे हैं वो दे रहे हैं कोचिंग संस्थान। तो जो लोग समझते हैं ना कि हम कोचिंग संस्थान में बच्चों को भेजकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये जो
थॉट कट कंपटीशन या गला काट कंपटीशन है, ये बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। बच्चा जो है एक तरीके से जो एजुकेशनल प्रोसेस से नहीं गुजर रहा है, शैक्षिक प्रक्रियाओं से नहीं गुजर रहा है, इसलिए बच्चे को ना तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और ना ही वो। यही रीज़न है कि हम एक ही एग्जाम की तैयारी 10-10 साल करते रहते हैं और तब भी सफल नहीं हो पाते, 5-5 साल करते हैं। इसका रीज़न है कि हम उसकी प्रोसेस ही नहीं समझ पा रहे कि ज्ञान का निर्माण होता कैसे है, कैसे हम चीज़ों को समझें। हम आज भी रोटेट मेथड पर कायम हैं। बचे हुए गणित में अनुत्तीर्ण होकर संतुष्ट हो जाते हैं, या उसे अच्छे रूप में देखें तो निम्न स्तर बनाए रखते हुए उत्तीर्ण हो जाते हैं। इन बच्चों के लिए यह पाठचर्या परीक्षा पास करने के लिए अस्थायी रूप से उधार लिए गए तथ्यों के भंडार की तरह है। मानिए ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे इस तरीके से पढ़ता है, चलो इस साल इनको थोड़े समय के लिए याद कर लेते हैं और लिख देते हैं, एक मार्कशीट मिल जाए, खत्म। तो बच्चा सीखा क्या? कुछ नहीं। ये रियल भी है। और अभी जो है प्राइमरी टीचर में 1 से लेकर 10 तक का मैथ आता है, हम आज ही पढ़ रहे हैं, जबकि 10 तक तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लास की, फिर 4-5 साल डीएड की, फिर उसके अभी भी 10 तक पढ़ रहे हैं ना मैथ। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि हमें इतने अच्छी तरीके से उस चीज़ को चिंतन करना ही नहीं सिखाया गया कि अलजेब्रा क्या होता है, किस प्रकार से सीआई निकाल सकते बिना सूत्र, या क्या मतलब होता है सीआई का, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी ओर यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कुछ बच्चों में काफ़ी उम्र से ही दूसरे विषयों की तुलना में गणित में अत्यधिक लगन और प्रतिभा नजर आती है। ये वे बच्चे होते हैं जो क्वांटाइजेशन और बीजगणित को सरलता से लेते हैं तथा बड़ी आसानी से जारी रखते हैं। पाठचर्या ऐसे होनहार बच्चों को जो प्रदान करती है वह भी निराशाजनक है। तथ्यात्मक गहराई तथा चुनौतियों ना प्रदान करके पाठचर्या उनकी अभिप्रेरणा का न्यूनतम उपयोग करने तक सीमित रखती है। क्या करती है पाठचर्या? कुछ नहीं, तुम होशियार हो तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, थोड़े करने दो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बस ये आपको तो बच्चों को कुछ नया करने नहीं दे। बच्चों को अपनी तरफ से क्या कर सकते बच्चे, अपनी तरफ से कौन सी वैकल्पिक विधियाँ, कौन सी अपने जो है अल्टरनेटिव मेथड्स खोज सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसका मौका नहीं देते हैं। इसलिए उनकी जो योग्यता है उसका हम बहुत न्यूनतम उपयोग कर पाते हैं। अधिगम विधियों उनके लिए आसान हो सकती हैं, परंतु उनकी समझ तथा तर्क क्षमता का उपयुक्त अभ्यास नहीं हो पाता है। अब मूल्यांकन, जो कह रहे अप्रशिक्षित मूल्यांकन, माने हम सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं बच्चों का। हमने डर व असफलता की बात की। ऐसे में जबकि कक्षा में जो होता है वह कक्षा से अलग जरूर करता है, लेकिन उस तरह की घबराहट और आतंक नहीं पैदा करता जैसा कि परीक्षा करती है। ऊपर उल्लेखित अधिकांश समस्याएं स्कूली गणित में विधि की तानाशाही और सूत्रों को रटने से संबंधित हैं। गणित में विधि के प्रभुत्व का मुख्य कारण मूल्यांकन व निर्धारण की प्रकृति है। परीक्षणों का निर्माण केवल विद्यार्थियों के गणितीय विधि के ज्ञान और तथ्यों तथा सूत्रों के याद करने की क्षमता को जानने के लिए ही किया जाता है। अब ये कह रहा है कि हम मूल्यांकन में भी गलती करते हैं। हम मूल्यांकन क्या करते हैं? तथ्यात्मक, हम बच्चों के अंदर तथ्य, सूत्र और जो एक तरीके से विधियाँ चेक करते हैं कि उसको मेथड आती कि नहीं आती। लेकिन बच्चे के अंदर हम समस्या समाधान है, क्रिएटिव थिंकिंग, समझ बात कि नहीं, समस्या समाधान, क्रिएटिव थिंकिंग जो है, रीजनिंग, तर्क शक्ति, इन सब का वो जांचने का प्रयास नहीं करते। जैसे राजस्थान में रीट का पेपर होता है, पूरा तथ्यात्मक है, वहाँ को जोड़ते ही नहीं कि आप टीचर हो कि नहीं, आपको पेडागोजी की नहीं आती। आप तो जी के कहीं पढ़ लो, पेडागोजी, साइंस सब पढ़ लो, आपको हो जाएगा सिलेक्शन। तो यही हो रहा है। अब वो शिक्षक बने तो उनके लिए तो ज्ञान एक तथ्य है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे मान के चलो आपकी जो है ये क्या क्वेश्चन से इससे क्या फायदा मिल रहा है एक टीचर को कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञात विकास की कितनी अवस्थाएं दी? 4। तो इसमें कौन सा चीज़ सीख ली? तो भाई ये तो तथ्य है, इससे कोई प्रोसेस तो नहीं सीखा, तो टीचर को क्या फायदा होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर जो है एग्जामिनेशन में, यानी टीचर को रिक्रूट करने के लिए जो एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि इलॉजिकल है और इनका कोई भी वो जो है वो नहीं है। समझ बात कि नहीं, औचित्य नहीं रहता है। आपके अंदर, टीचर के अंदर ये देखो कि वो कितना रीजनेबल है, कितनी उसको पेडागोजी आती है, कितनी उसकी थॉट प्रोसेस है, वह बच्चों को किस प्रकार से समझता है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही बात है। और उसको भाषा पर कितनी पकड़ है, और मीडियम इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है ना। तथ्यात्मक चीज़ें पूछने से उसके ज्ञान नॉलेज का तो पता चल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर जो एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग, उसके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग है, उसका पता नहीं चल पाता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि टीचर बन जाते हैं, पर जो लोग खुद बेचारे तथ्य रट के टीचर बने तो वो तथ्य तो रटाएंगे नहीं दिमाग में। और फिर यही रीज़न है कि इंडिया इतना बड़ा देश होते हुए भी सबसे कम साइंटिस्ट अपने हैं, है ना। और जबकि यूरोप देखो, पूरे यूरोप को मिला दो तो भारत बराबर जनसंख्या होगी, है ना, वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो है वो क्या है,
जो है सबसे आगे वहाँ से कितने वैज्ञानिक निकलते हैं, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, है ना। चलो चलते हैं। गणितीय विधि के ज्ञान और तत्वों पर सूत्रों को याद करने की क्षमता को जानने के लिए ही किया जाता है। स्कूली जीवन में परीक्षा में प्रदर्शन की महत्ता को मद्देनजर संकल्पना अधिगम की माने कंसेप्ट लर्निंग की जगह प्रक्रियाजन्य याददाश्त ने ले ली है। तो हम क्या प्रक्रियाजन्य माने प्रोग्रेस, एक तरीके से प्रक्रियाजन्य याददाश्त में मेमोराइजेशन ने ले ली है। हम क्या संकल्पना की जगह कर मेमोराइज कर रहे हैं प्रक्रियाओं को। वे बच्चे जो यह बदलाव सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं तनाव का अनुभव करते हैं। अब जो बच्चे याद नहीं कर पाते प्रक्रिया को, वो तनाव का अनुभव करेंगे और धीरे धीरे करके असफल हो जाएंगे और उनके अंदर एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी और वो सोचेंगे हम पढ़ने में अच्छे नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे में जबकि गणित एक ऐसा आधार है जहाँ बच्चे विद्यालय में औपचारिक तौर से समस्या समाधान कौशल सीख सकते हैं, यही केवल ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ बच्चे प्रश्नों का उत्तर देते समय खेल सकते हैं। गणित में प्रत्येक प्रश्न का एक खास उत्तर होता है, ऐसा देखा जाता है। उसे या आप जानते हैं या फिर नहीं जानते। भाषा में सामाजिक विज्ञान में या यहाँ तक कि विज्ञान में भी आप प्रश्न को आंशिक तौर पर हल करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपना आधा अधूरा ज्ञान प्रकट कर सकते हैं जैसा कि विद्यार्थी देखते हैं, परंतु गणित में ऐसा करने की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में इस तरह की विचारधारा विद्यार्थियों के लिए चिंता की बात है। ये जो बात मानते हैं ये गलत मानते हैं अपन कि गणित में करो तो पूरा करो। समझ में आती नहीं? अरे प्रोसेस आदि भी तो ठीक हो सकती है, हो सकता है कि आदि की प्रोसेस को नहीं आई समझ में। तो ये जो हमने संकल्पना बना के रखी है कि आधी प्रोसेस होगी और आधी मतलब एक तरीके गलत में होगा तो पूरा सही होगा और नहीं होगा तो पूरा गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम प्रक्रिया प्रोसेस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से जब गणित शिक्षा में इतना अधिक शोध कार्य चल रहा है और इससे शिक्षण शास्त्र तथा पाठचर्या में कुछ बदलाव आए हैं, हमारे स्कूलों में वह क्षेत्र जिसमें पिछले या उससे अधिक वर्षों के दौरान थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आया है वह है गणित। गणित में मूल्यांकन पद्धतियाँ यह महज संयोग नहीं है कि कक्षा 8 की तिमाही परीक्षा में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्रारूप में बहुत फर्क नहीं है। केवल यही नहीं, पाठ पुस्तकों के अध्यायों के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों का प्रारूप भी समान ही है। देखने में आता है कि हमेशा किसी सवाल को हल करने में एक सूचना का अनुप्रयोग निहित रहता है जो कि सतही जाँच है। यदि प्रणाली में कोई बुनियादी बदलाव होना चाहिए तो जाहिर है कि ऐसी पुरातन और अपरिष्कृत मूल्यांकन विधियों में व्यापक तौर पर संशोधन करने की आवश्यकता है। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। किसकी? शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। किसी दूसरे विषयों के मुकाबले गणित शिक्षक की अपनी तैयारी उसकी अपनी गणित की समझ, गणित के स्वभाव की समझ तथा उसकी अपनी अध्यापन विधा की तकनीकों पर बहुत अधिक हद तक निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विधा शिक्षक की स्वयं की गणितीय विधियों को स्वस्थ बना देता है। जब पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विधि को हम अपनाते हैं, विधा को अपनाते, तो शिक्षक जो स्वयं इनोवेटिव तरीके से कुछ कर सकता है, इनोवेटिव तरीके से किसी चीज़ को बता सकता है एक्टिविटी के द्वारा, तो वो उसको क्या करता है? मंद कर देता है। शिक्षक सोचता है चलो इसी से पढ़ा देते हैं। गणित की पढ़ाई में कुछ खास कठिनाइयाँ होती हैं। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश शिक्षकों की यह मान्यता होती है कि जितनी जरूरी है उतनी गणित उन्हें आती है और किसी विशेष शिक्षक प्रशिक्षण के अभाव में वे केवल उन्हीं विधियों और तरीकों को इस्तेमाल में लाते हैं जिन्हें उन्होंने अपने स्कूली जीवन में सीखा था। नतीजा यह होता है कि समय बदलने के साथ पठन पाठन में कोई बदलाव नहीं आता तथा ये समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। देखो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और ये पेज नंबर कहाँ तक पहुँच गए अपन? तो पेज नंबर 16 तक अपन पहुँच गए हैं। तो 16 पेज के बाद अब अगले पेज पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको जितने भी यूट्यूबर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, वो सब यहीं से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। आप स्वयं भी जो है क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो NCERT की साइट से। क्या डालो? NCF या नेशनल फोकस ग्रुप या नेशनल जो है फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर डालोगे, गणित का डाउनलोड कर लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और इसको घर पे भी पढ़ सकते हो। मैं तो आपको जो है पढ़ा ही रहा हूँ समझाते हुए, ठीक है। उसके अलावा आप जो टाइम ख़राब करते हो, कुछ को प्रैक्टिस भी आप करना, पहले पढ़ लो इसको, फिर आप देखना गणित की जो पेडागोजी है या जो जितनी भी सीटेट में पेडागोजी आती है, कितने की आती है? लगभग आती है जो है अपने 15 5 75 15 90 नंबर की लगभग पेडागोजी आती है, ठीक है।
उस 90 नंबर की पेडागोजी में आप देखोगे कि अगर आपने एनसीएफ पढ़ लिया तो आपके 85-86 नंबर आसानी से आ जाएंगे। थोड़ा समझ के पढ़ लो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसको बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। लगातार जुड़े रहें और लगातार बने रहें। जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो लगातार सतत लगे रहें, ठीक है। ऐसा ना करेंगे जब जगह आएंगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे लोग अब जॉब नहीं लगेगी। इतना हाई कंपटीशन है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जो लोग सतत लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, उन्हीं की जीत होगी, ठीक है। और प्रत्येक एग्जाम दे रहे हैं वो, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।